हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक को ले रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक में मैंने दो डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, जो एक तो बहुत ही एक्सप्लेन में है और जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने कंक्लूजन दिया है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट में ये वीडियो बनाई है, कंक्लूजन अंडर पीएसटीटी। अगर आपने डिटेल में देखना होगा तो आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया। पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स। पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स जो है ये 19 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था। ये किस पर लगना है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो ये थोड़ी सी मैंने शॉर्ट में इसको ये पीपीटी बनाई है। पहले मैं बता दूं कि जो पीएसटीटी है ये तभी लगता है अगर आपके दो हेड में इनकम है। ये है इनकम अंडर द हेड सैलरीज या फिर इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इस दो हेड में आपकी इनकम है तभी पीएसटीटी लगेगा। और ये जो पीएसटीटी है ये सिर्फ पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में ही लगेगा। तो हम चलते हैं पहले। एवरी एम्प्लॉय हैविंग इट्स सैलरी इनकम, अगर किसी पर्सन की पंजाब में सैलरी इनकम हेड से इनकम है तभी उस पर ये पीएसटीटी लगेगा। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर जब भी सैलरी देगा वो पीएसटीटी का उसमें से सैलरी में से डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। मान लीजिए अगर किसी के एम्प्लॉयर के पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं और 4 के 4 ही हैं जो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से उससे ज़्यादा उनकी सैलरी है, तो एम्प्लॉयर ए बी सी डी यानी चारों पर्सन का पीएसटी काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑल एम्प्लॉयर्स हैव टू रजिस्टर फॉर डिपॉजिटिंग कलेक्टेड अमाउंट ऑफ पीएसटीटी ऑफ एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयर्स को पीएसटीटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, कंपल्सरी है। एम्प्लॉयर्स ने क्योंकि उसमें टैक्स डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए उसको पहले पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। तो ऑल अदर पर्सन हुज इनकम हैज जनरेटेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जितने भी अदर पर्सन है, अदर पर्सन का मीन जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप जमा कराने की नहीं है, वो तो एम्प्लॉयर की है। एनी अदर पर्सन, जितने भी पर्सन्स हैं तो उनकी अगर इनकम फ्रॉम सैलरीज और बिजनेस और प्रोफेशन हेड में इनकम है तभी उन पर पीएसटीटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। पर्सन्स इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी एटसेट्रा। यहाँ जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है उसमें इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी एटसेट्रा सभी हैं। किसी को भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। तो आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन का मीनिंग है वो एज इट इज इसका मीनिंग भी वही है। इफ टैक्सेबल इनकम सच पर्सन्स दैट इज आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एटसेट्रा बट बिफोर डिडक्टिंग पीएसटीटी इटसेल्फ इज अबव मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम जो है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से अबव चली जाती है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, मीनिंग ये है कि ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, नेट जो आती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। अगर ये फिगर नेट जो है मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तभी पीएसटीटी लगेगा। तो इसमें साथ में ये भी बताया कि बट बिफोर डिडक्टिंग पीएसटीटी इटसेल्फ, इसका मीनिंग ये है कि अगर पीएसटीटी ऑलरेडी लेस है तो वो नेट में वो पीएसटीटी ऐड बैक करना, तो इस अमाउंट से अगर फिगर अबव चली जाती है तो पीएसटीटी एप्लीकेबल होगा। तो और यहाँ मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंडिविजुअल इफ पीएसटीटी इज ऑलरेडी नॉट डिडक्टेड देन 2,50,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को ये एग्जाम्प्ट है तो ये नॉन सीनियर सिटीजन पर ही एप्लीकेबल होगा। तो
इनके लिए जो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट है 2,50,000 है। इस फिगर से अगर अबव चला जाता है तो PSDT एप्लीकेबल होगा। दूसरे केस में अगर PSDT ऑलरेडी लेस है तो इसको हमें ऐड बैक करना होगा। तो इसको ऐड बैक हम अगर मानकर चलते हैं कि 2,400 अगर PSDT ऑलरेडी लेस है तो उसको अगर हम ऐड बैक करते हैं तो 2,400 फिगर से अबव अगर नॉन सीनियर सिटीजन का अमाउंट चला जाता है तो उसके लिए PSDT एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ तो हमने जो एग्जांपल ली थी वो इंडिविजुअल की थी। इन केस ऑफ फर्म, कंपनी एटसेट्रा, आपको तो पता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर फर्म की अगर इनकम 0 से अबव है तो उसको अपना टैक्स डिपॉजिट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ 2,50,000 की कोई लिमिट नहीं है। तो इसके लिए 0 से अबव अगर कोई भी पॉजिटिव फिगर में अगर फर्म का जो प्रॉफिट आता है तो उसको PSDT डिपॉजिट कराना कंपल्सरी है। हाँ, अगर इन केस ऑफ लॉस है तो यहाँ पर क्योंकि फिगर 0 से लेस है तो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट जो है 0 है, उससे नीचे है, तो यहाँ पर PSDT डिपॉजिट कराने की उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का यहाँ पर मीनिंग है एज पर डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट दे आर एग्जाम्प्ट टू डिपॉजिट। मीनिंग ये है कि सीनियर सिटीजन पर PSDT एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, इफ द पर्सन इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी देन ही इज आल्सो एग्जम्प्ट। अगर पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो मीनिंग इसका है कि वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसकी कोई भी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर उसको भी एग्जम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट है, PSDT इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर है कि जो PSDT एप्लीकेबल किस पर है, PSDT पूरे पंजाब पर एप्लीकेबल है एंड ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब and offices of anybody whether incorporated or not which is owned or controlled by the state of Punjab situated in the capital of Punjab। तो अगर ये चंडीगढ़ में इन ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट का हो, सेंटर का हो, किसी का भी हो, अगर उनका ऑफिस जो है चंडीगढ़ में मेन ऑफिस है तो फिर भी उन पर ये PSDT एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए जो सभी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो रेलवेज का है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है और पंजाब में है, वो पंजाब में जॉब कर रहा है, तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ एम्प्लॉई इट इज़ एम्प्लॉय लायबिलिटी टू डिडक्ट मंथली फ्रॉम सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसका मीनिंग ये है कि एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी है, यहाँ पर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो जब भी सैलरी एम्प्लॉइज को देगा तो पहले चेक करेगा कि उन पर ये PSDT एप्लीकेबल है या नहीं है। तो वो उन एम्प्लॉइज की सैलरी से PSDT पर मंथ डिडक्ट करेगा और एंड पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ डिडक्शन ऑफ दैट मंथ। तो इसका मीनिंग ये है कि वो एम्प्लॉयर जो है वो इस अमाउंट को डिडक्ट करके ABCD जितने भी एम्प्लॉइज हैं टोटल अमाउंट प्लस अगर वो प्रोप्राइटर भी है तो अगर उसका अपना भी एप्लीकेबल है तो उसको भी वो ऐड करके टोटल जो है विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ डिडक्शन ऑफ दैट मंथ, तो एक महीने के अंदर अंदर वो जमा कराएगा उस महीने के एंड होने के बाद। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन हु आर एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन, ट्रेड, calling or employment and falling under any class mentioned in the schedule, they have to deposit their own PSDT 2,400 annually। जो दूसरे हैं एम्प्लॉयर के अलावा उनकी जो लायबिलिटी है वो है एनुअली, तो उन्होंने एनुअल डिपॉजिट करना है PSDT को, तो वो उन्होंने विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन्होंने डिपॉजिट करना है। इफ पर्सन इज प्रोप्राइटर,
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रोप्राइटर है अगर उसका अपना भी बनता हो और उसने अपने एम्प्लॉइज का भी डिडक्ट करके जमा कराना हो तो क्या उसे 2 बार रजिस्ट्रेशन करानी होगी? जी नहीं, अब उसे 2 बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या करना है, उसने इफ ए पर्सन इज प्रोप्राइटर देन ही शुड नॉट गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर हिज शेयर ऑफ PSDT। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 5 एम्प्लॉइज PSDT टू बी डिपॉजिट, अगर हम मानकर चलते हैं कि उसने जो 5 एम्प्लॉइज का PSDT डिपॉजिट करना है देन ही कैन डिपॉजिट PSDT एज 5+1, तो वो अपना भी साथ में डिपॉजिट कराएगा तो 5+1 इक्वल टू 6, टोटल 6 पर्सन का वो PSDT जमा कराएगा, मीन्स 5 एम्प्लॉइज प्लस 1 प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर उसे कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा के अपना सेपरेटली डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी वो जमा कराएगा तो वहाँ ऑप्शन आएगी, तो उस समय 5 एम्प्लॉइज, यहाँ हमने एग्जांपल 5 की ली है, तो 5 एम्प्लॉइज प्लस 1 प्रोप्राइटर, तो टोटल 6 के साथ वो अमाउंट डिपॉजिट कर देगा उस मंथ का। पार्टनर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, तो पार्टनर्स को सेपरेटली जैसे इंडिविजुअल ने रजिस्टर होकर अपना PSDT डिपॉजिट कराना है तो वैसे ही सेम पार्टनर्स अपना फर्म के अलावा वो अपना इंडिविजुअली रजिस्टर्ड करेंगे और डिपॉजिट कराएंगे। तो यहाँ पर ये है कि अगर डायरेक्टर जो है वो कंपनी से सैलरी ले रहा है तो यहाँ पर कंपनी ने जैसे अदर एम्प्लॉइज की सैलरी में से PSDT डिडक्ट करके उन्होंने डिपॉजिट करानी है, सेम एज इट इज़ उन्होंने डायरेक्टर की सैलरी से भी PSDT डिडक्ट करके वो डिपॉजिट कराएंगे। तो इसमें डायरेक्टर को सेपरेटली रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एज पर सेक्शन 6 एम्प्लॉयर विल मेक एप्लीकेशन टू रजिस्टर अंडर PSDT 1 एंड दे विल गेट रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 3। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर एम्प्लॉयर ने करवानी है तो वो एप्लीकेशन मेक करेगा अंडर PSDT 1 फॉर्म में, और उसको जो रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होगी वो फॉर्म 3 में होगी। ऑल अदर पर्सन हु आर डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन एज सेल्फ एम्प्लॉयड देन दे हैव टू मेक एप्लीकेशन इन फॉर्म PSDT 2। जो दूसरे अदर्स पर्सन्स हैं तो उनको PSDT 2 में एप्लीकेशन मेड करनी होगी और उनको जो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो ग्रांटेड होगा फॉर्म 4 में। इन केस इफ एनी पर्सन डू वर्क इन 2 एम्प्लॉयर्स, यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है अगर एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के यहाँ पर अगर वो जॉब करता है तब क्या दोनों एम्प्लॉयर से उसका PSDT डिडक्ट होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसको ये यहाँ पर डबल टैक्सेशन नहीं है। तो इन केस इफ एनी पर्सन डू वर्क इन 2 एम्प्लॉयर देन ही विल सबमिट डिक्लेरेशन इन फॉर्म 5 एट 1 एम्प्लॉयर फॉर नॉट टू डिडक्ट PSDT। तो उसको उस सिचुएशन में एक एम्प्लॉयर के पास डिक्लेरेशन सबमिट करानी होगी कि मेरा जो है PSDT वो दूसरा एम्प्लॉयर काट रहा है तो यहाँ मुझे कटवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो एम्प्लॉयर उस डिक्लेरेशन के तहत वो उसका PSDT नहीं काटेगा। तो इस हिसाब से दूसरे एम्प्लॉयर के पास वो PSDT कटवा सकता है एंड विल सबमिट टू हिज अदर एम्प्लॉयर देन सेकंड एम्प्लॉयर विल डिडक्ट हिज PSDT। तो दूसरा एम्प्लॉयर उसका PSDT जो काटता रहेगा, देयर विल नो डबल टैक्सेशन। तो इसलिए यहाँ पर उस एम्प्लॉय का दो बार PSDT काटने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर्स के पास उसका PSDT कटेगा। इफ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि PSDT जो है वो 200 पर मंथ है। तो अगर किसी पर्सन ने ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जब प्रोफेशन स्टार्ट किया है, तो क्या उसको
पूरे सारे साल का जमा कराना होगा, नहीं। जब से उसने अपना प्रोफेशन जब बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर प्रोपोर्शनेटली उस मंथ का और आगे से 200 पर मंथ उसको डिपॉजिट कराना होगा। तो इसलिए उसको साथ में अपनी जो रजिस्ट्रेशन है विद इन 30 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ हिज प्रोफेशन और बिजनेस, जब से उसने बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट किया विद इन 30 डेज उसको रजिस्ट्रेशन भी करवानी होगी। Every registered person have to display his registration certificate as in the case of GSTN we display at their place। हर एक पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर PSDT वो डिस्प्ले करना होगा अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो प्लेस ऑफ वर्क जो है उसका। तो नेक्स्ट है ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस ऑफ PSDT इज, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है psdt.punjab.gov.in। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन्वेस्ट पंजाब की वेबसाइट पर चले जाएगा जहाँ पर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। एज पर सेक्शन 7 द पर्सन हु डिडक्ट्स PSDT ऑफ अदर्स एज एम्प्लॉयर then they have to file returns annually in form PSDT 6 on or before April of next year। तो उनको रिटर्न भी फाइल करने की यहाँ पर कंपल्शन है। तो इन केस में तो उनकी जो लास्ट डेट है वो जब भी ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो उनको विद इन अप्रैल यानी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनको रिटर्न फाइल करनी होगी PSDT 6 में। All other person who are doing their business or profession as self-employed, they have to file annually in form PSDT 7। दूसरे जो पर्सन है उनको PSDT 6 नहीं बल्कि PSDT 7 रिटर्न फाइल करनी होगी जो ऑल अदर पर्सन्स है। If the designated officer is satisfied that the return filed by the any assessee is correct and complete, he shall accept the return। He may demand shortage of amount payable where he find less payment as made by the assessee। यहाँ पर जो है ये सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो जो भी आपने फाइल की है तो अगर वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है तो रिटर्न आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें शॉर्टेज है कुछ अमाउंट पेबल की तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिमांड कर सकता है उस शॉर्टेज अमाउंट को। The assessment can be made within a period of 3 years from the last due date of filing of return or the actual date of filing of return, whichever is later। Assessing officer की जो लास्ट डेट असेसमेंट करने की है तो कहाँ तक है, कहाँ तक वो पीछे जा सकता है। असेसिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो असेसमेंट जो कर सकता है वो जिस साल आपने रिटर्न भरनी है लास्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जब असेसी एक्चुअल में रिटर्न फाइल करता है व्हिचएवर इज लेटर, जो भी बाद में होता है तो वहां से लेकर 3 इयर्स तक डेजिग्नेटेड ऑफिसर असेसमेंट कर सकता है। बट लेकिन एक केस में अगर स्पेशल जो असेसमेंट है वो 3 साल उससे ज़्यादा भी जा सकता है, यानी विद इन 6 इयर्स भी वो पीछे जा सकता है इन स्पेशल केसेस, स्पेशल असेसमेंट केसेस। तो वो स्पेशल केसेस क्या हैं? द कमिश्नर और द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विद अ व्यू टू ascertain the correctness of the return may make special assessment of any of the returns filed, documents or information submitted by person subject to such condition and in such manner as may be prescribed। अगर कमिश्नर जहाँ डेजिग्नेटेड ऑफिसर को लगता है तो वो स्पेशल असेसमेंट केस में 3 साल और आगे चल सकता है अगर उसको कोई डाउट हो, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, जो रिटर्न फाइल की है उसमें से अगर उसको डाउट हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स सो असेस्ड शैल बी पेड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड फ्रॉम द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो 15 दिन के अंदर उसको सेसी को जो है टैक्स डिमांड जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने की है तो उसको उसे 15 डेज में डिपॉजिट कराना होगा। तो उससे आगे है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन करानी है तो PSDT के अंदर तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स
रिक्वायर्ड है, कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर है जो पहले ये था कि सिर्फ पैन की कंपल्शन थी, लेकिन इन्होंने उसमें से थोड़ी सी चेंजेस की है अमेंडमेंट में। तो अमेंडमेंट में उन्होंने पैन ऑब्लिक 10 कर दिया है। तो अब अगर किसी के पास पैन नहीं है तो वो 10 से भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है PSDT के अंडर। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है पैन ऑब्लिक 10, पैन या 10 होना कंपल्सरी है। GSTN नंबर उसका अगर है तो वो लिख सकते हैं। एड्रेस एंड एडिशनल एड्रेस सिचुएटेड एट पंजाब, जो भी उसका एड्रेस है, फर्म या पर्सन का जो भी एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस है, वो उसको लिखना होगा। अगर एडिशनल प्लेस भी है तो भी उसको मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, और ऑथराइज पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल देनी होगी। जैसे मैंने लिखा है कि प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म, अगर वो प्रोप्राइटर है तो वो लिख सकता है कि वो इस फर्म में प्रोप्राइटर है। मेरा पार्टनर है तो उसको अपना यहाँ पर डेजिग्नेशन एटसेट्रा भी देना होगा। तो उसके बाद उसके फादर नेम, हिज डेजिग्नेशन एटसेट्रा डिटेल, और साथ में टोटल नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कितने उसके टोटल नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ रहे हैं इन पंजाब, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु सैलरी मोर देन एग्जम्पशन लिमिट, कितने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर रही है उसकी डिटेल भी देनी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम जो पेनल्टीज प्रोविज़न है उसको भी हम थोड़ा सा देख लें। तो उसमें ये है कि वेयर एन एम्प्लॉयर और ए पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट हैज विदाउट रीजनेबल कॉज फेल टू अप्लाई फॉर सच सर्टिफिकेट। यहाँ पर है अगर पर्सन रिस्पॉन्सिबल तो है, जो लायबल तो है रजिस्ट्रेशन के लिए और एनरोलमेंट के लिए, लेकिन उसने विदाउट रीजनेबल कॉज फेल टू अप्लाई, तो उसने अप्लाई नहीं किया, तो उसकी जो पेनल्टी है तो वो है 50 रुपीज़ ईच डे ऑफ डिले, 50 रुपये पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी लगेगी जिस दिन से उसने डिफ़ॉल्ट किया है, जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन करवानी थी लेकिन करवाई नहीं। तो इसमें असेसिंग ऑफिसर जो है इन सभी केसेस में, जो नीचे भी केसेस दिए गए हैं, इन सभी केसेस में अपॉर्चुनिटी जो असेसी को ज़रूर देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको ज़रूर देगा कि उससे ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है वेयर एन एम्प्लॉयर और ए पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट हैज़ डेलिबरेटली गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर उसने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, कोई भी एप्लीकेशन उसने जो सबमिट की है अंडर दिस एक्ट, तो उसको जो पेनल्टी है वो 5000 की लगेगी। तो नेक्स्ट है कि वेयर ए रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर और एन एनरोल्ड पर्सन हैज विदाउट रीजनेबल कॉज फेल टू फाइल रिटर्न अंडर दिस एक्ट। अगर उसने रिटर्न जो फाइल नहीं की है तो यहाँ पर 50 ईच डे ऑफ डिले, तो ₹50 पर डे उसको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। तो नेक्स्ट है कि इफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर और एन एनरोल्ड पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज टू मेक पेमेंट ऑफ any amount of tax within the required time or date as specified in the notice of demand। अगर कोई पेमेंट करनी थी एम्प्लॉयर ने, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर और जो पर्सन है एनरोल्ड पर्सन है उसने पेमेंट करनी थी लेकिन वो डिपॉजिट नहीं करा पाया, या फिर असेसिंग अफसर जो डेजिग्नेटेड अफसर है उसने डिमांड की थी लेकिन असेसी ने जो पेमेंट है वो नहीं जमा कराई, तो उस पर जो पेनल्टी है वो इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, जितना टैक्स ड्यू हो रहा है उसका 50% उसको पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ और भी पेनल्टीज हैं जैसे कि मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर उसने मेंटेन नहीं किए विलफुली तो उसके लिए भी पेनल्टीज हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो इसमें ये है कि PSDT एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 19 अप्रैल 2018। आपको ये तो पता ही है कि इस डेट से ये एप्लीकेबल था, तो इसलिए ये अप्रैल 2018 का जो प्रपोर्शनेटली है इस मंथ का वो 80 रुपीज़ था, तो इसलिए इस मंथ के लिए 80 रुपीज़ ही एप्लीकेबल होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आपने पे करना PSDT फॉर फुल ईयर, तो 8 महीने का जो है 80 रुपीज़ और 11 मंथ्स के लिए 200 पर मंथ, यानी 2200 प्लस 80। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का हो गया टोटल 2280, और उसके बाद के सालों के लिए ये फुल ईयर के लिए 2400 पर एनम था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये कुछ अमेंडमेंट आई है। तो ये 26 फरवरी 2021 यानी 26 फरवरी को एक अमेंडमेंट आई है इसमें PSDT में। तो इसमें क्या है, ये रूल्स हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि provided that the government may by notification extend the last date of filing the return, गवर्नमेंट उसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर सकती है। और साथ में ये भी लिखा गया है कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स है उसमें जो वर्ड ऐड किया गया ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स है ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो 30th डे ऑफ अप्रैल यानी 30 अप्रैल को ऑन और बिफोर उसको डिपॉजिट कराना होगा। और साथ में ये भी ये मेंशन किया है कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज की गई है, तो पहले था एवरी क्वार्टर, तो उसको इन्होंने चेंज करके एवरी मंथ कर दिया है। तो इसलिए ये जो टैक्स है अब हर महीने जमा कराना होगा। तो अब लास्ट में जो इसमें चेंजेस किया है वो ये किया है कि द टैक्स ड्यू फॉर द मंथ शैल बी डिपॉजिटेड बाय द लास्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जिस महीने का टैक्स ड्यू होगा वो उसके अगले महीने की लास्ट डेट को ये लास्ट डेट मानी जाएगी डिपॉजिट करने के लिए। तो हमने और भी शेयर की हैं अपनी वीडियोस जिसमें पूरी डिटेल से बताया गया है, और साथ में एग्जांपल लेकर भी बताया गया है कि कहाँ ये टैक्सेबल है और कहाँ ये नहीं टैक्सेबल है। आपको तो मालूम ही है, जैसे आजकल नोटिस निकल रहे हैं जो SCN निकल रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन से स्टेप्स उठाने, तो उसके लिए आप मेरी अलग वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने शेयर की है। तो थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।